मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ और देश भर में भ्रमण करके ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम और संगठित करने का काम और संगठित करके हक अधिकार के लिए सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ा जाए, इस काम को मैं देश भर में घूम के कर रहा हूँ। 25 मई 2022 को हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से, तो देश भर में उसको लेकर के ये किया गया, मगर जितनी बड़ी ताकत के साथ वो भारत बंद होना चाहिए था उतनी बड़ी ताकत के साथ नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि ओबीसी समाज के लोग जागृत नहीं है अपने अधिकारों को लेकर। तो इसलिए ये यात्राएं चलाने के पीछे का मकसद ये है कि ओबीसी समाज को हक अधिकार के बारे में जागृत किया जाए, ताकि अगर कोई आंदोलन हो तो वो 52% ओबीसी है तो ओबीसी का आंदोलन अगर होता है और उसके बावजूद भी सरकार हिलती नहीं है, सरकार के ऊपर उसका दबाव नहीं बनता है, प्रेशर नहीं बनता है, तो इसका मतलब हमारी सांगठनिक शक्ति कमजोर है, इसका मतलब हमारे समाज के अंदर जागरूकता की कमी है, संगठन की कमी है। तो वो जो कमी है वो कमी तो केवल कहने से तो दूर नहीं हो सकती है, उस कमी को दूर करना पड़ेगा हम लोगों को, जो हम लोग समझते हैं हम सभी लोगों को दूर करना पड़ेगा उस कमी को। तो ये दूर करने की दृष्टि से हमारा ये सारा सफर चल रहा है। तो ये मेरा एक छोटा मोटा परिचय आप लोगों को हमने दिया। जिन जिन महापुरुषों ने इस देश में मानवता की रक्षा के लिए और हम सभी को हक अधिकार देने के लिए संघर्ष किया, उन सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, तो संत शिरोमणि रविदास जी को भी हम नमन करते हैं। साथियों, देश में जो ओबीसी का विषय है बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारा अनुभव भी शेयर किया, बहुत सारी बातें भी कही, और जो हमारे लोग यहाँ के संगठन चलाने वाले लोग हैं तो वो जो उनको संगठन बनाने और चलाने का अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अगर उसको आधार बनाकर हम लोग संगठन को आगे बढ़ाएं तो संगठन बन सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ओबीसी नहीं जाग सकता, ये कैसे असंभव है? ओबीसी जाग सकता है, मगर उसको जगाने वाला होना चाहिए। हमारे लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। तो हमने कहा इसमें थोड़ा परिवर्तन करो, क्योंकि आप इंतजार करते रहोगे कब जागेगा तो इंतजार करने से जागेगा नहीं, तो उसमें थोड़ा संशोधन करो कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। मतलब हमें जगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जगेगा, नहीं तो आप इंतजार करते रहोगे। ऐसा रामायण में कहा गया है कि कुंभकर्ण जो थे वो 6 महीने तक सोते थे। ओबीसी को तो देश की आजादी के 75 साल हो गए, अमृत काल चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो कुंभकर्ण तो 6 महीने तक ही सोते थे, मगर ये जो ओबीसी है ये तो 75 साल से सोया हुआ है। और अगर हम ये जागने का इंतजार करते रहे तो हो सकता है 500 साल में भी ना जगे। तो इसलिए हमें जागने का इंतजार नहीं करना है, हमें उसको जगाना है, खजोरना है। हम लोग और हमारे साथी बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, ओबीसी की नहीं होती? क्यों कहते हैं? बहुत सारे ओबीसी के लोग हमको टेलीफोन, हमारा तो कोई स्पीच इसके बगैर खत्म ही नहीं होता, शुरू ही यहीं से होता है। क्यों? क्या हमें कोई दुर्भावना है अपने समाज के लोगों से? दुर्भावना नहीं है। हमारे समाज के लोग अगर सोए हुए हैं तो उनको 440 वोल्ट का करंट लगना चाहिए, ताकि वो एकदम से उठकर बैठे। जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, हमारी नहीं होती। जब वो 440 वोल्ट का करंट लगता है तब वो उठ के बैठता है। तो ये 440 वोल्ट का करंट लगा करके उठाना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, उनको नींद से। कुछ लोग जगे हुए हैं, वो सोने का नाटक कर रहे हैं। बहुत सारे, अभी ऐसा नहीं है कि कोई ओबीसी जगा नहीं है, बहुत सारे ओबीसी के लोग जगे हुए हैं जो कि सोने का नाटक कर रहे हैं।
नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लाइन में है, इस पार्टी से हमें कहीं टिकट मिलने वाला है, इस पार्टी से टिकट मिलने वाला है, इस पार्टी से टिकट मिलने वाला है, इस पार्टी से टिकट मिलने वाला है। अगर हम कहीं ओबीसी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दे तो हमारा पार्टी का नेता नाराज ना हो जाए, और जो टिकट हमको मिलने वाला है वो टिकट कट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि जो लोग जागृत हैं, जिनको समझ में आ रही बातें, वो पार्टी बंधन की वजह से और कुछ व्यक्तिगत चांस लेने की वजह से, व्यक्तिगत निजी कुछ फायदे को ध्यान में रखते हुए वो जो सही बात है वो बोलने के लिए राजी नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक और बड़ा दुख का विषय। एक समाज है, ओबीसी समाज है, जिसको एबीसीडी की जानकारी नहीं। एक ओबीसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जागृत हैं, जिनको जानकारी है कि ओबीसी को क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए, और उसके लिए लड़ना चाहिए। हमको ये जानकारी है, मगर वो लाइन में है, सरपंच बनने की लाइन में है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर बनने की लाइन में है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनने की लाइन में है, आमदार बनने की लाइन में है, खासदार बनने की लाइन में है, वो लाइन में है। तो लाइन में होने की वजह से वो बोलते नहीं। एक गधा था, तो गधा जो था, तो उसका जो मालिक था, वो मालिक उसको बहुत ज्यादा परेशान करता था, ज्यादा बोझा लादता था, पीटता भी था। और एक दूसरा गधा था उसका साथी, उसका मालिक अच्छे से खाना खिलाता था, अच्छे से देखभाल करता था। तो दूसरे गधे ने उस गधे को कहा, जिसका मालिक उसको पीटता था, मारता था, अच्छे से खाना नहीं खिलाता था, कहा तुम उसके यहाँ क्यों पड़े हो? तुमको पीटता है, मारता है, गाली देता है, ज्यादा बोझा लाता है तुम्हारे ऊपर, फिर भी तुम उसके यहाँ क्यों टिके हो? तो उस गधे ने कहा दूसरे गधे को, अपने दोस्त को कहा, देखो जो गधे का मालिक है, हमारा जो मालिक है, उसकी एक लड़की है। जब वो लड़की के ऊपर गुस्सा करता है तो कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी शादी गधे से कर दूंगा। तो मुझे चांस है कि हो सकता है आज नहीं कल मेरी शादी मेरे मालिक की लड़की के साथ में हो जाए, इसलिए मैं उसकी मार खाता हूँ, उसकी डांट सुनता हूँ, उसकी गाली सुनता हूँ, ज्यादा बोझा लाता तो भी ढोता हूँ, खाना नहीं देता तो भी उसके यहाँ पड़ा हूँ, इसलिए मैं पड़ा हूँ क्योंकि मुझे चांस है। तो ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो जानकार हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानते हुए भी चांस में लगे हुए हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को उसमें से चांस नहीं मिलता है, लेकिन उनको लगता है कि आज नहीं तो कल मिल जाए, इसलिए सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए वो बोल नहीं रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा गलत बात है, ये सबसे ज्यादा गलत बात है कि सब कुछ जानते हुए जो नेतृत्व कर सकता है समाज का, जिसके अंदर क्षमता है लड़ने की, नेतृत्व करने की, वो चांस में लगा हुआ है। और जिसके अंदर क्षमता नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है, तो नेतृत्व कौन करेगा ओबीसी समाज का? सवाल तो ये है ना। जिसके अंदर क्षमता है, जिसको जानकारी, वो चांस में लगा हुआ है, और जिसको जानकारी ही नहीं है वो कैसे नेतृत्व करेगा? वो कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी समस्या ओबीसी समाज के अंदर पैदा हो गई है, और आमतौर पर कहा जाए तो बहुजन समाज के अंदर पैदा हो गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबके अंदर इस प्रकार की समस्या है, लेकिन ओबीसी समाज के अंदर तो खास तौर से यह समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ओबीसी समाज को सामाजिक कार्य समझ में ही नहीं आता, उसको राजनीतिक कार्य ही समझ में आता है। अगर वो 10 मीटिंग किया तो फिर वो प्लान बनाता है, कहां से चांस मिलेगा। तो दूसरे लोग भी उस्ताद हैं, उसको लालच देते हैं, आ जाओ देते हैं टिकट। चला गया तो इधर का काम बंद हो गया, फिर टिकट नहीं मिला तो अगले इलेक्शन में देते हैं, अगले इलेक्शन में नहीं मिला तो अगले इलेक्शन में देते हैं, अगले इलेक्शन में नहीं मिला तो अगले इलेक्शन में देते हैं। वो भी इस उम्मीद में
हैं कि चलो इस इलेक्शन में नहीं मिला तो अगले में लेते हैं, अगले में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, अगले में, तो ऐसे 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 चलता रहता है। उसका समय निकलता है और समाज का समय निकलता है, और जो समाज की वो लीडरशिप कर रहा था वो काम बंद हो जाता है। तो इस बात को, चूंकि यहाँ कोई क्राउड नहीं है, यहाँ संगठनों के जिम्मेदार लोग हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कोई भीड़ नहीं इकट्ठा की गई है यहाँ, तो इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। क्योंकि ये बात अगर हम लोग समझेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अपने समाज का नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे, तो जाकर के हमारे समाज का कुछ भला कुछ कल्याण हो सकता है। डॉक्टर साहब ने उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, इसकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, तुम्हें अब थोड़े ही लागू हुआ। कोई चीज जो आज हमको मिला हुआ है, आज मिला हुआ है तो हमें लगता है कि अपने आप मिल रहा है, लेकिन जब वो लागू होना था तो उस समय क्या क्या हुआ, वो उस समय जो लोग थे वो जानते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ। आज संविधान लागू है तो आपने ये रेस्ट हाउस बुक किया, हम बोल रहे हैं और आज सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है, इच्छा है, वो बोल रहा है। मगर ये संविधान लागू होने के लिए और संविधान में अधिकार मिलने के लिए जब संघर्ष हो रहा था, तो उस संघर्ष का एहसास शायद आज की तारीख में हम लोग नहीं कर सकते, जो एहसास उस समय के लोगों को रहा होगा, किस प्रकार से वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। तो ये जो कुछ मिला है, ये एक दौर में लड़ाई हुई है और उस लड़ाई का परिणाम है कि आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आज का भी दौर है, आज हम हैं, उस समय हमारे पूर्वज जीवित थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज हम हैं, और हम अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या ये जैसे है ऐसे बरकरार रहेगा? कोई चीज जैसे है वैसे बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? आप लड़ो या मत लड़ो, जो आपका दुश्मन है वो लड़ रहा है कि ये बरकरार नहीं रहना चाहिए। आप लड़ो या मत लड़ो, वो आपको चांस में लगा के रखा हुआ है, मगर वो इस बात के लिए पूरी ताकत के साथ में कोशिश कर रहा है कि जो हम लोगों के अधिकार हैं, ये अधिकार भी नहीं रहने चाहिए। हम लोग तो आगे के अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि 27% हमको मिला, 52% चाहिए। वो इस काम में लगे हुए हैं, 27% ही खत्म हो जाना चाहिए, 52% तो मामला ही नहीं है, 27 ही खत्म हो जाना चाहिए। हमारा दुश्मन इस काम में लगा हुआ है, और केवल हमारा नहीं होना चाहिए, एससी के लोगों का भी खत्म होना चाहिए, एसटी के लोगों का भी खत्म होना चाहिए। इस काम में लगा हुआ हमारा दुश्मन, वो खत्म करने के काम में लगा हुआ है। और अगर हम अपनी लड़ाई को मजबूत करने के काम में नहीं लगेंगे तो आने वाली जनरेशन हमको माफ करेगी? ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि माफ करेगी लोग, क्योंकि वो बोलेगी कि बाबा साहब ने लड़ाई लड़के दे दिया, साहू महाराज ने लड़ाई लड़के दे दिया, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई लड़के दे दिया, ये तो इसमें तुम्हारा क्या है? आने वाली जनरेशन बोलेगी ना, ये जो संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ, इसमें तुम्हारा तो कुछ था नहीं, ये तो पुरखों ने लड़कर, पूर्वजों ने लड़कर तुमको दे दिया, तो तुमको मिल गया विरासत में। जो विरासत में तुमको मिल गया उसकी तुम रक्षा ही नहीं कर पाए तो तुम्हारी योग्यता क्या माना जाए? आने वाली जनरेशन अगर हम लोगों से, आज के दौर में जो हम लोग हैं, हम सभी लोग हैं, अगर हम लोगों को सवाल पूछेगी तो इसका कोई जवाब, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों के पास इसका कोई जवाब रहेगा। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो अभी हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपने संगठन का नाम रखा है, क्योंकि देश भर में ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, बहुत सारे हिस्सों में आम बोलचाल की भाषा, मगर महाराष्ट्र में वो लोग हमको कहते हैं पिछड़ा वर्ग क्या है। तो हमने ये कहा कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन तो भारत सरकार ने बनाया है, मतलब भारत सरकार भी आपको बैकवर्ड ही मान रही है, बस हमने उसको हिंदी में पिछड़ा वर्ग कर दिया है, इतना ही किया है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं किया है। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो ओबीसी के लिए आयोग है, उसका नाम है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ओबीसी का नाम है अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी पिछड़ा ही है। ओबीसी सुनने में अच्छा लगता है, पिछड़ा सुनने में अच्छा, अगड़े को आरक्षण की क्या जरूरत है, फॉरवर्ड को आरक्षण की क्या जरूरत है?
ब्राह्मण ये कहने के लिए तैयार हो गया हम इकोनॉमिक वीकर हैं, नहीं कह रहा। ब्राह्मण अधिकार लेने के लिए अब हमारे बहुत सारे ओबीसी के लोगों को तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या ये भी नहीं पता है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम पिछड़ गए। कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है। और हम कुंभी, मराठा, माली, धनगर, हम क्या कह रहे हैं? हम फॉरवर्ड है। वो कह रहा है हम बैकवर्ड हो गए, हम कह रहे हैं हम फॉरवर्ड है। अधिकार कैसे मिलेगा? फॉरवर्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत है? जो आगे है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत है? डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप डॉक्टर के पास लेके जाओ तो डॉक्टर कहता है आपको कि इनको एप्पल खिलाओ, दूध पिलाओ, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। अब अगर परिवार में दूसरा भाई ये कहने लगे नहीं नहीं हमारा बराबर का हिस्सा है, इसको नॉनवेज क्यों खिलाया जाएगा, इसको एप्पल क्यों खिलाया जाएगा, इसको दवा क्यों खिलाई जाएगी, तो ये सही कहेगा या गलत कहेगा? गलत कहेगा। तो परिवार में कोई ऐसा नहीं कहता, बल्कि उसके लिए स्पेशल व्यवस्था दी जाती है। क्यों दी जाती? क्योंकि परिवार में ये लगता है ये हमारा भाई है, ये बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब ही ये स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो हम लोग मिलकर परिवार का काम करेंगे, तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। इस भावना के तहत कोई उस बात का विरोध नहीं करता है। तो देश भी तो एक परिवार है। अगर देश ये परिवार है और इस परिवार में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोग कमजोर हो गए, बैकवर्ड हो गए, शेड्यूल ट्राइब के लोग कमजोर हो गए, बैकवर्ड हो गए, ओबीसी के लोग कमजोर हो गए, बैकवर्ड हो गए, तो देश में जो दूसरे लोग हैं जो फॉरवर्ड हैं, मजबूत हैं, उनको तो अपने दिल से, अपनी इच्छा से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ जो बैकवर्ड है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ताकि वो भी बराबरी में खड़े हो जाए और हम सब मिलकर देश का काम करेंगे तो देश का विकास होगा। मगर ये भावना मुझे तो नहीं लगता देश चलाने वाले लोगों के अंदर ये भावना है। दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था है, केवल इंडिया में ही नहीं दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था है, मगर यहां के देश चलाने वाले लोगों को ये बात क्यों नहीं लगता? वो वसुदेव कुटुंबकम की बात तो करते रहते हैं, मगर यहीं के लोगों को ऊपर आने नहीं देना चाहते, उनको दबा कर रखना चाहते। अच्छा ये हम लोग बैकवर्ड हो गए तो बैकवर्ड अपने आप हो गए? हम लोग मेहनत नहीं करते, निकम्मे हैं, काम नहीं करते, क्यों बैकवर्ड हो गए? काम तो करते हैं हम लोग, और जो लोग फॉरवर्ड है उनसे ज्यादा करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम बैकवर्ड हैं तो ये कोई साजिश का हिस्सा है, ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर हम सारा काम हम करते हैं देश में और इसके बावजूद भी हम बैकवर्ड के बैकवर्ड रह जाते हैं और दूसरे लोग फॉरवर्ड हो जाते हैं, देश की सत्ता व्यवस्था पर वही कब्जा करके रखते हैं, तो ये कोई षड्यंत्र का हिस्सा है। इस देश के अंदर अलग अलग जाति है, अलग अलग वर्ण है, कर्मिक असमानता है, ऊंच नीच है, ये किसने बनाया? अगर मान लो मराठा ने बनाया होता, कुंभी ने बनाया होता, माली ने बनाया होता, बेली ने बनाया होता, धनगर ने बनाया होता, तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने आप को ही नीचे रख ले? बनाने वाला इतना मूर्ख तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। जिसको इतना बनाने की अकल है उसको इतनी अकल तो होगी कि हम ऊपर रहेंगे। हम सभी नीचे हैं और 3.5% के ब्राह्मण ऊपर हैं। ये बात इस बात का सबूत है कि हम में से किसी ने नहीं बनाई, हम सब उसके शिकार। हम में से किसी ने नहीं बनाई, हम सब उसके शिकार हैं। बनाने वाले 3.5% के ब्राह्मण लोग हैं, हम सब उसके शिकार हैं। हाँ, बस उन्होंने कर्मिक असमानता में सीढ़ी नुमा व्यवस्था में बनाया ताकि ऊपर वाली सीढ़ी सोचती रहे हम
ऊपर वाली सीढ़ी जो है वो सोचती रहे कि हम ऊपर है। यही हो रहा है ना, हम सोच रहे हैं हम ऊपर है, उनकी दृष्टि से ऊपर नहीं है। हम सोचते हैं हम ऊपर है, ऐसे हर जाति सोचती है हम ऊपर है, क्योंकि उसके नीचे कोई ना कोई जाति है। हर जाति ये सोचती हम ऊपर है, क्योंकि उसके नीचे कोई ना कोई जाति लगा कर रखा है। अब जितने हम नजदीक आते जाते हैं उतने डिवाइड होते हैं। अभी महाराष्ट्र में मराठा अलग हो गया, कुणबी अलग हो गया। मराठा कुणबी एक ही है। जिसने अपने को कुणबी स्वीकार किया वो मंडल कमीशन में आ गया, जिसने अपने को कहा मराठा है क्षत्रिय है वो निकल गया, बाहर निकल गया मंडल कमीशन से। तो ये नजदीक में अगर हम देखते हैं तो हम ज्यादा विभाजित हैं, लेकिन जितना हम पीछे जाते हैं, अगर एकदम से हम प्राचीन भारत में जाए तो SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक ही है, सबके पूर्वज एक ही। अगर हम प्राचीन भारत में जाए, धीरे धीरे ये बिखराव होता गया, और बिखराव होने की वजह से आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। 3743 तो अकेले OBC में ही है। SC ST का मिला लेंगे तो 6000 से ज्यादा टुकड़ों में हम लोग बट गए। तो इतने टुकड़ों में हम बटे नहीं है अपने आप, इतने टुकड़ों में हमें प्लान बनाकर बांटा गया है। ये भी कुछ लोगों का दिमाग लगा होगा कि कुणबी को OBC में शामिल कर दो और मराठा को निकाल दो, ये मजबूत ताकत ना बन जाए इकट्ठा। 3.5% लोगों को राज करना है तो हर लेवल पर वो बांटने का काम करते हैं, ताकि हम जितने बटे रहेंगे, हम जितने आपस में लड़ते रहेंगे, उसका फायदा उनको मिलता रहेगा, और वो समय समय पर सबकी कुटाई और पिटाई करते रहेंगे और कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को देख लो, शेड्यूल ट्राइब को देख लो, OBC को मराठा आरक्षण खत्म हो गया। अब हम कहते रहेंगे नहीं हम तो फॉरवर्ड है। तो ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हम लोगों को समझने की जरूरत है। OBC के लोगों को जब मैं कभी कभी पूछता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है क्या, तो मुझे एक शिंदे साहब कांग्रेस के OBC सेल के जिला अध्यक्ष थे यवतमाल में, वो रालेगढ़, तो उन्होंने जो है कहा, मैं ऐसे पूछ रहा था तो उन्होंने कहा OBC को ये भी नहीं पता है कि मंडल कमीशन की वजह से हमें 27% मिल रहा है। उन्होंने कहा बहुत सारे OBC को ये भी नहीं पता है कि मंडल कमीशन की वजह से हमको 27% मिल रहा है। हम केवल तहसील में जाते हैं, सर्टिफिकेट OBC का लेते हैं, उसको चुपके से नौकरी में लगा देते हैं, कोई जान भी ना पाए, क्योंकि हम आरक्षण लेते हैं ये कहने में भी अच्छा शर्म आती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आरक्षण की रक्षा कैसे करेंगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आरक्षण क्या है? जैसे घर में जो कमजोर हो गया उसको स्पेशल व्यवस्था दी जा रही है, वैसे समाज में जो पीछे रह गया उसको स्पेशल व्यवस्था दी जा रही है, ताकि वो भी मुख्य धारा में आए, शासन प्रशासन में आए। तो ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में आरक्षण को नौकरियों से जोड़ा जाता है, और फिर नौकरियों के बाद उसको गरीबी मिटाने से जोड़ा जाता है कि नहीं तुम्हारे समाज में गरीबी नहीं है, हमारे समाज में गरीबी है, इस समाज में गरीबी नहीं है, इस समाज में गरीबी है। और इस प्रकार का सारा मामला खड़ा करके आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने का मामला देश में आगे बढ़ रहा है। खासतौर से RSS BJP के लोगों के द्वारा इस प्रकार की कोशिश बहुत ज्यादा ताकत के साथ में की जा रही है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इस प्रकार की कोशिश हो रही है, इसलिए हमको समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने लिखा रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, बाबा साहब ने लिखा रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। आरक्षण प्रतिनिधित्व है कैसे? जैसे लोकतंत्र आ गया, जनता का राज आ गया। अब जनता के राज में क्या 1 अरब लोग जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? कोई निर्णय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं 1 अरब लोग बैठकर। तो ये तय किया गया कि प्रतिनिधि तय किए जाए,
प्रतिनिधि कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। तो आमदार चुने जाते हैं, खासदार चुने जाते हैं और वो चुनते हैं और वो चुन करके जाते हैं, वो आपकी बात वहां करे, इसके लिए आप उनको वहां चुनकर भेजने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो अलग अलग समूह हैं उन समूहों के प्रतिनिधि जाने चाहिए। इसलिए शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की व्यवस्था है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। केवल पंचायत चुनाव में ही ओबीसी की व्यवस्था है, क्योंकि आप लड़ाई लड़ोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं लड़ाई लड़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार की व्यवस्था प्रशासन के अंदर भी होनी चाहिए। हर समाज के अधिकारी कर्मचारी वहां रहने चाहिए ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो इसके लिए शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी को 27%, ये रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो ये क्यों है? आपके प्रतिनिधि वहां होने चाहिए। हम क्या समझ रहे हैं? ये केवल नौकरी का मामला है, केवल गरीबी मिटाने का मामला है। तो ये केवल नौकरी और गरीबी मिटाने का मामला नहीं। गरीबी मिटाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है, मगर ये एक्चुअल मामला है कि आपके समाज का प्रतिनिधि वहां जाना चाहिए। ओबीसी समाज के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी ओबीसी के लोगों को पूछता हूं, मंडल कमीशन पढ़ा क्या? तो हमारा चेहरा देखो, क्योंकि पढ़ा तो छोड़ो, वो देखा भी नहीं है बहुत सारे लोगों ने। अब जब मंडल कमीशन नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं चलेगा मंडल कमीशन में हमारे लिए क्या क्या लिखा था। जब आपको पता नहीं चलेगा मंडल कमीशन ने हमारे लिए क्या क्या लिखा था, तो आप उसकी लड़ाई कैसे लड़ोगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ओबीसी समाज। संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 लिखा है। आर्टिकल 340 पर नेहरू जी अमल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और जब इस्तीफा दिया तो उसमें लिखा कि मेरे बार बार कहने के बावजूद ओबीसी के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ, इससे मैं आहत हूं और इस्तीफा दे रहा हूं। ये एक बड़ा कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून मंत्री पद के इस्तीफे में ये था ओबीसी का। ये ओबीसी को कहां पता है? और पता है तो कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पता है, बाकी को नहीं पता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया तब जाकर के काका साहब कालेलकर कमीशन नेहरू को बनाना पड़ा। और काका साहब कालेलकर कमीशन तो बन गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दिया, मगर फिर काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई और उनसे ही, उनकी रिपोर्ट के विरोध में उनसे ही लिखवाया गया और उसी को आधार बना करके उसको रद्द कर दिया गया, उसको लागू नहीं होने दिया। लंबी लड़ाई चली। जनता पार्टी की सरकार है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था हम काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे, मगर जब सरकार बन गई तो लागू करने से भागने लगे। आंदोलन तेज हुआ तो फिर कहा कि ये तो पुराना हो गया है, नया कमीशन बनाते हैं, तो मंडल कमीशन बना दिए। मतलब लोग देना नहीं चाहते थे। हम, हमारे कहने के मतलब है कि जो लोग आगे बढ़ गए थे वो देना नहीं चाहते थे, जबकि होना क्या चाहिए था? अगर परिवार की भावना है, कुटुंब की भावना है, तो होना क्या चाहिए था? हम आगे बढ़ गए हैं, हमारा भाई भी बराबर में आना चाहिए, इसलिए उसको स्पेशल व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके संविधान निर्माताओं ने इस काम को, आरक्षण व्यवस्था संविधान में एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। तो ये जो लोग सरकार चलाने वाले लोग थे उनको ये करना चाहिए था, मगर देना नहीं चाहते थे लोग। मंडल कमीशन इसलिए बन गया क्योंकि जो सोशलिस्ट मूवमेंट चला उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर बहुजन मूवमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर था, दोनों प्रेशर था। तो ये प्रेशर की वजह से मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया, मगर रिपोर्ट दिया इंदिरा जी थी, नहीं लाई। फिर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर देवीलाल जी और बीपी सिंह में झगड़ा हो गया, डॉक्टर साहब सब जानते हैं। फिर ये सारा मामला मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में, 7 अगस्त 1990
90 को मंडल कमीशन लागू हुआ, केवल एक सिफारिश लागू हुई। लागू भी कितना हुआ? केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी पूरा मंडल नहीं छुआ तक नहीं गया, उसको केवल एक सिफारिश लागू हुई। और वो एक सिफारिश जो लागू हुई, उस एक सिफारिश को भी 31 ब्राह्मण वकील मिलकर सुप्रीम कोर्ट लेकर चले। एक दो नहीं, 31। लालू यादव जी पैसा ले करके ढूंढ रहे थे कोई बड़ा वकील मिले जो मंडल कमीशन की केस को हाथ में ले ले। कोई बड़ा वकील मंडल कमीशन की केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। राम जेठमलानी जी को कहा लालू जी ने, आप लड़ो। उन्होंने कहा मैं क्रिमिनल केस देखता हूं। कहा आप ही लड़ो, बड़ा नाम है आप। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला है। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, एक तो ये फैसला है। 27% को क्रीमी लेयर लगेगा, ये दूसरा फैसला है। और मंडल कमीशन की जो जातियां कॉमन लिस्ट में थी स्टेट और सेंटर की, केवल उनको ही ओबीसी माना गया। ये बाकी को छोड़ दिया गया, ये तीसरा फैसला है। ये फैसला फेवर में था या विरोध में था? सवाल ये खड़ा होता है कि ये फैसला फेवर में था कि विरोध में था। स्वाभाविक बात है कि ये फैसला हमारे विरोध में था, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान में रिजर्वेशन का कोई सीमा नहीं निर्धारित किया हुआ, बल्कि संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। इसलिए ना शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन स्वीकार किया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन स्वीकार किया। तो जब संख्या के अनुपात को संविधान मानता है तो ओबीसी की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन ओबीसी के लिए होना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश दिया हुआ था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग है? कुर्मी लोग, माली लोग, तेली लोग है, धनगर लोग है। अभी नहीं है तो तब कहां से हो गए? अभी नहीं है तब तो होने का सवाल नहीं, अब नहीं है। तो ये धोखा हो गया। क्रीमी लेयर का मुद्दा संविधान सभा के सामने आया। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने कहा क्रीमी लेयर नहीं होना, क्योंकि क्रीमी लेयर कान को सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कैसे? अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, तो सुनने में कितना अच्छा है। अमीर ओबीसी को नहीं आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब ओबीसी को मिलना चाहिए, सुनने में अच्छा लग रहा है। मगर जब प्रैक्टिकल होगा फिर क्या होगा? जो महंगी एक तरफ क्रीमी लेयर का फैसला आया, दूसरी तरफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्वीकार की गई और फीस बढ़ गई। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर है, जो नहीं पढ़ा सकता है वो नॉन क्रीमी लेयर है। मगर जो नहीं पढ़ा सकता है तो बगैर डिग्री के नौकरी लगती है क्या? जो नहीं पढ़ा सकता है वो रिजर्वेशन के दायरे में है, मगर वो अपने बच्चे को डिग्री ही नहीं दिला सकता तो नौकरी कहां से ले लेगा? और जो अपने बच्चे को डिग्री दिला सकता है तो कहा तुम क्रीमी लेयर हो, पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम्हें नहीं आरक्षण मिले। तो आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। इसीलिए अभी तक 8% से ज्यादा ओबीसी का रिजर्वेशन व कोटा अभी तक नहीं बढ़ा। तो ये ओबीसी के साथ दूसरी धोखेबाजी। तीसरी धोखेबाजी हो गई, सारी जातियों को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को नहीं लागू किया गया। तो इतनी धोखेबाजी, मतलब वो सारा का सारा धोखेबाजी ही हो गया। ओबीसी को मिला कुछ नहीं, केवल इतना हो गया कि चलो आप आरक्षण के दायरे में आ गए, बस इतना ही। हाँ, तो इतना ज्यादा जब धोखाधड़ी हो गया तो इसके खिलाफ ओबीसी को सड़क पर आना चाहिए था, समझना चाहिए था। मगर समझता कैसे? अगर इसके बारे में अखबारों में खबर आती, अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते, टीवी पर डिबेट होता, रेडियो पर डिबेट होता, तब रेडियो ज्यादा चलता था, टीवी कम चलती थी। तो अगर ये सारी बातें होती तो ओबीसी को समझ में आता कि मंडल में हमको क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला। और अगर ये समझ में आता, ये डिबेट होता सारा मीडिया में, तो ओबीसी
बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ जाता और देश की पार्लियामेंट घेर सकता। और अगर देश की पार्लियामेंट ओबीसी घेर लेता तो फिर ओबीसी के साथ न्याय हो जाता है। 52% है तो इसका ख्याल तो सबको रखना पड़ता है कि 52% है, कहीं नाराज हो गया तो फिर तो कुर्सी आने वाली नहीं है अपने हाथ में, तो सबको पता है। तो उस समय के जो कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये, और इसलिए फिर उन लोगों ने प्लान बनाया। क्या किया है? राजीव गांधी को पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो कम बोल पाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, भाषण कम देते, मगर मंडल कमीशन के खिलाफ में घंटों पर भाषण किया। तो ये बीजेपी कांग्रेस के लोग मिलजुल करके ये चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फिर उन लोगों ने कहा कि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। जैसे कॉल डाइवर्ट की जाती है ना, मान लो हम डॉक्टर साहब को कॉल लगाए और डॉक्टर साहब किसी तीसरे को डाइवर्ट कर दे तो घंटी उसके यहाँ बजेगी, डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं बजेगी। वैसे ही ओबीसी को मंडल की कॉल लगी थी, मगर उन लोगों ने मंदिर की कॉल लगा दिया। तो ओबीसी के लोग मंडल समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस पर डिबेट ही बंद हो गई। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 16 नवंबर 1992 को फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को, मतलब 20 दिन में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और गिराने वाले कौन थे? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर भाई तोगरिया, रितंबरा, ये सारे ओबीसी के लोग। विनय कटियार तो हमारे ही है। उनको जब पूछा उस समय के लोगों ने, वो लोग अभी है जिन्होंने पूछा सोमवार को आने वाले योद्धमाल कि कटियार सोमवार को योद्धमाल में, हाँ, उनको आरएसएस वाले उनकी हत्या कर दे रहे थे, ऐसा उन्होंने खुद ही टीवी पर आकर कहा, मेरे आरएसएस वाले हत्या कर दे रहे थे, मैं तो जान बचाकर भागा आरएसएस से। तो विनय कटियार को जब उस समय लोगों ने पूछा कि आरक्षण का क्या होगा, तुम मंदिर की बात कर रहे हो, इसका क्या होगा, कहा डंडे के दम पर आरक्षण लेंगे। अब आज विनय कटियार ही नहीं मिल रहे तो डंडा कहां से खोजे उनका? विनय कटियार मिले तो डंडा खोजा जा सकता है, कहा है जिसके दम पर आरक्षण मिलेगा। तो इन लोगों को आगे किया, बैकवर्ड क्लास के नेताओं को आगे किया। मैं नागपुर में भाषण देके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी हमारे पास आए, उन्होंने कहा मैं भी गया था मस्जिद गिराने के लिए। तो यहां से भी लोग गए थे और दक्षिण भारत तक से लोग गए थे, बल्कि वहां के, हम लोग वहीं के लोकल हैं, तो वहां के लोग नहीं थे, बल्कि हम लोग तो उस समय लोग देख रहे थे, अरे कहां से खेतों में से पैदल चले जा रहे हैं, गन्ने के खेत से निकल रहे हैं। अब ओबीसी की थोड़ा खिलाने पिलाने की भावना है तो बेचारे पैदल चले गए। अरे आओ खाना खिलाओ सबको, खाना खिलाओ, गन्ना दो सबको गन्ना। तो इस प्रकार से सारा मतलब, अब किसान तो ये सब करता ही रहता है। हम लोग थे तो गांव में देखा जाता था, किसके पास आम की बाग नहीं है उसके घर आम पहुंचा के आओ, किसके पास गन्ना नहीं है तो उसको गुड़ पहुंचा के आओ, उसको ये सारी व्यवस्था करो। तो ये तो सब मतलब ये किसान के परिवार में ये सब चलता ही रहता था, ये आम बात थी पहले। अभी थोड़ा चेंज हुआ जब से मार्केट हावी हुई है गाँव में भी, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, नहीं तो ये चीजें तो रहती ही थी। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये प्लान करके बाबरी मस्जिद गिरवाया गया और खास तौर से ओबीसी के लोगों को आगे करके गिरवाया गया, ताकि मंडल के मुद्दे को दबाया जा सके। क्योंकि अगर मंडल का मुद्दा नहीं दबेगा तो इसका विरोध करना भी खतरनाक है और समर्थन करना भी खतरनाक है। विरोध करने से भी ओबीसी जागृत होता है, अरे हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो हम इनका विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे। और अगर समर्थन करते हैं तो मंडल में ओबीसी को अधिकार मिलेगा, तो जो 3.5% के लोग ओबीसी के अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं, उनको लगता है कि तो हमारा जाएगा जो हम इन पर कब्जा किए। तो इसलिए उस समय डाइवर्ट किया गया। तो ओबीसी के लोगों ने मंडल की लड़ाई छोड़कर मंदिर की लड़ाई लड़ी, और मंदिर की लड़ाई लड़ी तो आज मंदिर बन रहा है। मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा है। ओबीसी के लोगों के लिए समझने वाली बात बता रहा है, ट्रस्ट में रखा जाए ऐसा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए नहीं बता रहा हूं, समझने वाली बात बता रहा हूं। तुम अपने अधिकार की लड़ाई छोड़कर ट्रस्ट में मंदिर की लड़ाई लड़े, लेकिन जब मंदिर में हिस्सा लेने का मामला है, आरक्षण तो देश में हिस्सा लेने का मामला था, उसको छोड़ दिए।
मंदिर में हिस्सा लेने का भी जब मामला आया तो मंदिर में भी तुमको हिस्सा नहीं दिया ब्राह्मणों ने। एक भी कुणबी को, एक भी मराठा को, एक भी धनगर को, एक भी माली को, एक भी जो 3000 से ज्यादा जातियां जो ओबीसी में है, किसी भी ओबीसी की जाति को एक को भी ट्रस्ट में नहीं रखने का काम किया। अरे हमने कहा भाई आरएसएस बीजेपी वालों, सारे देश भर के ओबीसी खराब वाले हिंदू हैं, मानने के लिए तैयार है, मगर विनय कटियार कैसे खराब वाले हो सकते हो? तो तुम्हारी पार्टी में मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, मुकदमा भी लड़ रहे। कल्याण सिंह कैसे खराब वाले हो सकते हैं? उनकी तो सरकार चली गई मंदिर की लड़ाई में, जेल तक गए। उमा भारती कैसे हो सकती है? परवीर भाई तोगड़िया कैसे खराब हिंदू हो सकते हैं? सब तो अच्छे हिंदू है तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी पार्टी संगठन। दूसरे ओबीसी को ना लेते ट्रस्ट में, मगर अपने जो तुम्हारे इसमें है उनको तो रख लेते। एक भी ओबीसी को नहीं रखने का छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था तो हवा नहीं लगने दिया इन लोगों की। वहां की हवा जो होती है, योगी ने मुद्दा उठाया था ये, वो हवा नहीं लगने दिया। और मोदी जी गए शिलान्यास में, भागवत जी गए शिलान्यास में, तो भागवत जी का जो बैठने का स्थान है, उसको आप लकड़ी का क्या बोलते हैं जिस पर बैठे, जिस पर छोटा, जिस पर तख्ता, हाँ जो भी है तख्ता मान लो, तो भागवत जी का थोड़ा ऊंचा था और मोदी जी का थोड़ा नीचा है। ऐसा जो है शिलान्यास के समय ऐसा भी व्यवस्था किया। ये इसलिए ओबीसी के लोगों को बता रहा हूं कि 3 समय हम लोग बहुत बड़े वाले हिंदू होते हैं। अगर मुसलमान से लड़ना है तो हमारे मुकाबले का कोई हिंदू ही नहीं, तब तो हम वीआईपी दर्जे के हिंदू, क्योंकि वो जानते हैं इनके पुरखे तो लड़ते ही रहे, तो इनके अंदर लड़ने का हुनर है, इन्हें ही आगे करो। 3.5% वाले 3.5 किलोमीटर पीछे रहते, सोचते पता नहीं लड़ाई में क्या हो जाए तो पीछे ही रहो, ठीक है। वैसे ही 3.5% हैं, कहीं लड़ाई में जान गंवाई तो 3.5 से भी कम आ जाएंगे, तो इसलिए कम से कम पीछे ही रहो, तो पीछे रहते हैं। मुसलमान से लड़ने के लिए हम वीआईपी दर्जे के हिंदू हैं, वोट देने के लिए हम पहले नंबर के हिंदू, चंदा देने के लिए हम पहले नंबर के हिंदू, अधिकार के लिए हिंदू नहीं। अभी मान लो वोट दे के सरकार बना दिया, अभी कहते हैं भागवत जी थोड़ा गिनती के बारे में विचार करो, जानवरों की हो रही, कुत्तों की हो रही, हिजड़ों की हो रही, हमारी नहीं हो रही, थोड़ा विचार करो। भागवत जी क्या कहते पता है? दोबारा मत बोलना। भागवत जी क्या कहते हैं? दोबारा मत बोलना। क्यों? देशद्रोही घोषित कर देंगे दोबारा बोलोगे, जातिवाद फैला रहे हो गिनती की बात करके, दोबारा मत बोलना। तो जब हमें वोट देना है तब हम हिंदू हैं, जब हमें आरक्षण चाहिए, जब हमें अधिकार चाहिए, जब हमें बजट में हिस्सा चाहिए, तब हम हिंदू नहीं। ये कैसे चलेगा? मगर ये चल रहा है। ये चल इसलिए रहा है क्योंकि हमारे लोग जागृत नहीं है, उनको दिन रात केवल एक ही काम पे भड़काया जाता है, मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का विरोध। अभी देश के मुसलमानों का विरोध कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ये बात बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे, तो जो बात बोली जाती है तो जाती है ना, उनकी थोड़ी ही रहती है। उनको लगता है कि अभी थोड़ा पाकिस्तान का विरोध ज्यादा है। तो अभी देश की मीडिया को भारत में भुखमरी है, किसान आत्महत्या है, नौजवान, इसकी खबर दिखाने की फुर्सत नहीं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, ये खबर दिखाने के लिए मीडिया को पूरा टाइम है। क्यों? पाकिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों का विरोध किया जाए। भारत के मुसलमानों का विरोध करेंगे तभी SC ST OBC के लोग भी थोड़ा जागृत हो गए, मुसलमान भी थोड़ा जागृत हो गए, फिर मुसलमान एकजुट होकर के बीजेपी को हराने का काम करते हैं। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर भी विभाजन हो थोड़ा, तो इसलिए अब भारत के मुसलमानों का नाम कम लिया जाए, पाकिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों का विरोध किया जाए, ये काम चल रहा है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि ये सारे काम में तो हम शामिल हैं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई में हम कब शामिल होंगे? ये सारे काम में तो हम शामिल हो जाते, जो RSS वाले, बीजेपी वाले जो काम हमको देते हैं। देखो OBC के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, मगर एक रोजगार बहुत ज्यादा है, वो 24 घंटे का है, मुसलमानों का विरोध करते हैं, उसके लिए रोजगार है, 24 घंटे का RSS वाले रोजगार देते हैं। वो कहते हैं काम नहीं है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा बजाओ। अंदर वालों को कहा आ जाओ मस्जिद के सामने, हनुमान चालीसा, टकराव होना चाहिए। मुसलमान का OBC का टकराव होगा
तभी ना आरएसएस बीजेपी को फायदा होगा। अगर ओबीसी मुसलमान एकजुट रहा तो आरएसएस बीजेपी को कैसे फायदा होगा? तो ये राजनीति है, ये जो चल रहा है ये राजनीति है, ये वास्तविक टकराव नहीं। वास्तविक टकराव इसलिए नहीं है कि मुसलमान का हित और हमारा हित कहीं टकरा रहा ही नहीं है। मुसलमान के हित में और हमारे हित में कोई टकराव है क्या? कोई टकराव नहीं है। एक दिन मैं मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ले रहा था तो वहां एक बजरंग दल का कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में आए तो उन्होंने हमसे कहा पूरा भाषण सुनने के बाद, पटेल जी बात तो आपकी ठीक है मगर देश पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक विषय है देश पर मुसलमानों का कब्जा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक विषय है। तो अच्छा तुम ये बताओ कि आजाद भारत में 75 साल में कितने मुसलमान देश में प्रधानमंत्री बने? तो हमारा चेहरा देख रहा था तो मैं समझ गया अगर इसको इतनी जानकारी होती तो बजरंग दल में तो नहीं होता, कम से कम दूसरे कहीं होता, बजरंग दल में तो नहीं होता। क्योंकि बजरंग दल वाले को एक ही बात बताया था, मुसलमान का कब्जा, मुसलमान का कब्जा, मुसलमान का कब्जा। कोई डाटा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, बस मुसलमान का कब्जा, मुसलमान का कब्जा। तो हमने कहा मैं कहूंगा एक भी नहीं बना तो तुम मानोगे नहीं। गूगल में सर्च करो, उसको कहा गूगल में सर्च करो, सर्च किया उसने, कहा सर एक भी नहीं बना है। हमने कहा अपना बना क्या है? हमने कहा अपना एक भी बना क्या? मोदी को छोड़कर आजादी के 75 साल में एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं बना, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं बना। ये मामूली बात है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मामूली बात है कि 52% वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, 15% वाला नहीं बन पा रहा, 7.5% वाला नहीं बन पा रहा, 3.5% वाला बना रहा है। मोदी को बनाया है, मोदी अपने आप थोड़े ही बने। चौधरी चरण सिंह एक प्रधानमंत्री थे तो सरकार कितने दिन चली थी? 18 महीने। और देवगौड़ा की कितने दिन चली थी? तो ये दो ही बने, दो ही ओबीसी बने, दो ही ओबीसी बने। जितना भी चली मगर वो चली नहीं, गिरा दी गई। देवगौड़ा जी बने थे तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना का फैसला किया, उनकी सरकार पर उन्होंने गिरा दिया। तो ये पूरे भारत के इतिहास में दो ही ओबीसी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी बने नहीं है, ये बनाए गए। और इनकी जो जाति है वो ओबीसी में थी भी नहीं, इनको डाला गया था। ये बनाए गए हैं, बनाने वाले आरएसएस के लोग हैं, इसलिए काम भी आरएसएस के लोग करते, मोदी जी कोई काम नहीं करते। तो मैंने उसको कहा कि 75 साल में ना हमारा बना ना मुसलमान का बना, तो लड़ाई किस बात की है हमारी और मुसलमान? हमने कहा दूसरी बात तुमको बताता हूँ, क्योंकि तब वो थोड़ा समझने लगा था। तो हमने उसको दूसरी बात बताया। हमने कहा प्रशासन में कितने ओबीसी के लोग हैं और कितने मुसलमान लोग हैं? तो कहा सर हमको पता नहीं। हमने कहा सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब, और ये रिपोर्ट तो कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है। 8 साल से तो बीजेपी राज कर रही है तो और ज्यादा खराब हो गई होगी। और ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, 8% से ज्यादा ओबीसी का नहीं भरा गया है। तो मुसलमान की हमारी क्या लड़ाई? तो मुसलमान की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मगर हमारी और मुसलमान की लड़ाई लगाई जा रही है। अगर हमारी और मुसलमान की लड़ाई लगाई जा रही है, हम और मुसलमान लड़ते हैं, तो या तो हमको बेनिफिट होना चाहिए या तो मुसलमान को बेनिफिट होना चाहिए। ओबीसी और मुसलमान लड़ रहा है, या तो ओबीसी को बेनिफिट हो जाए या तो मुसलमान को बेनिफिट। मान लो शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते थे, तो जब जो जीतता था उसको बेनिफिट होता था कि नहीं होता? मगर आज हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, तो क्या हमको या मुसलमान को कोई फायदा हो रहा है देश में 75 साल में? ना हमको फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है, फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? दोनों को फायदा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? तो हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, लड़ाने वाले कोई और है और लड़ने वाले कोई और है। लड़ने वाले अलग हैं, लड़ाने वाले अलग हैं। जो लड़ने वाले हैं उनका विधायिका पर कब्जा हो गया, जो लड़ाने वाले हैं उनका कार्यपालिका पर कब्जा हो गया, जो लड़ाने वाले हैं उनका न्यायपालिका पर कब्जा हो गया, जो लड़ाने वाले हैं उनका मीडिया पर कब्जा हो गया।
जो लड़ाने वाले हैं उनका हर जगह कब्जा हो गया, और हम लड़ने वाले हैं तो हम मुसलमान का भी सत्यानाश हो गया 75 साल में, हमारा भी सत्यानाश हो गया। तो इसलिए ये हम लोगों को इस बात को, ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक भी काम ओबीसी के हित में किया हो तो बता दो। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया, ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट कि या तो जाति जनगणना करो या तो 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कांग्रेस के समय में हुए थे उसके आंकड़े पब्लिश करो, तो सरकार ने कहा नहीं कर पाएंगे, दोनों नहीं कर पाएंगे, ना तो आंकड़े देंगे और ना ही गिनती करेंगे। सवाल यह है बगैर आंकड़े के डेवलपमेंट होगा क्या? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो ओबीसी का ईमानदार आदमी जो सोचता पहले साथ देना पड़ेगा फिर विकास होगा, तो पहले साथ दे दिया। अब साथ दे दिया मगर विकास हो ही नहीं रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? साथ दे दिया, विकास हो ही नहीं रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विकास करने के लिए डाटा होना चाहिए, वो डाटा जनगणना से आता है, जनगणना करनी पड़ेगी, फिर डाटा आएगा, फिर विकास होगा। अभी पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी है ना? रोक क्यों लगी? एससी के आरक्षण पर क्यों नहीं रोक लगती? एसटी के आरक्षण पर क्यों नहीं रोक लगती? क्यों ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगी? क्योंकि ओबीसी का डाटा नहीं है, ओबीसी की जनगणना नहीं होती है, ओबीसी का डाटा नहीं है, इसलिए ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगी हुई। तो ये जो स्थिति है, और मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, करना चाहिए मगर नहीं कर रहे हैं। कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी आप खोज लो और उसके पैर में कुल्हाड़ी दे, हाथ में कुल्हाड़ी दे और उसको को मारो, अपने पैर मारेगा, बोलेगा हम मूर्ख हो सकते हैं मगर इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि अपना पैर काटे। मोदी जी ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी भी ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब करने धरने वाला कोई और है, करने धरने वाला कोई और है। आरएसएस के लोगों ने मोदी जी को कहा है आपको भाषण देने की शौक है, देश में दो, विदेश में दो, हम व्यवस्था करेंगे, देते रहो। आप वाराणसी से जीत कर आए हो, वहां गंगा जी है, वहां जाके आरती करो। उसके बाद भी समय बचता है तो मन की बात करो। मन की बात सुनने में जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, इसलिए स्कूल के बच्चों को ऑर्डर दे देते हैं, स्कूल के मास्टर बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे और वो मन की बात सुनेंगे। इसके बावजूद भी टाइम बचता है तो परीक्षा की बात करो। परीक्षा दिया नहीं दिया ये किसी को पता नहीं है, मगर बात करो, बात करने में क्या जाता है। तो ये चल रहा, मगर ओबीसी की बात मत करो। ये सारी बात करो मगर ओबीसी की बात मत करो। तो ओबीसी की बात नहीं हो रही है, बाकी सारी पाकिस्तान की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है, उधर की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, बस ओबीसी की बात नहीं हो रही। तो ओबीसी की बात तब तक नहीं होगी जब तक ओबीसी अपनी बात खुद नहीं करेगा। ओबीसी की बात तब तक नहीं होगी जब तक ओबीसी अपनी बात खुद नहीं करेगा। हम आमदार चुनते हैं, खासदार चुनते हैं, उनको पूछते हैं क्या कि आप हमारी बात वहां क्यों नहीं कर रहे? नहीं पूछते, नहीं पूछते। जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर चुनते रहते हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? वहां बोलने के लिए आपको भी तो कोई जिम्मेदारी है, उनको पूछना चाहिए। तो साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है कि देश में ओबीसी के लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। ओबीसी की संख्या 52% 1931 की जनगणना के हिसाब से है। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री बने, 1951 में जनगणना हुई, तो उस समय ओबीसी की जनगणना रोक दी गई। तब से बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, आज तक जनगणना रुकी हुई है। तो इसलिए इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी को लेकर, और मैं ऐसा समझता हूं ये मंडल कमीशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है, इसके लिए ओबीसी के लोगों को जागृत करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें ये भी
किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। हम लोग किसान हैं, हम लोग मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस सामान का रेट फिक्स है, हमें उतना देना पड़ता है उसको। मान लो किसान मोबाइल खरीदने के लिए जाता है, मोबाइल का रेट फिक्स है, उसको देना है। गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, गाड़ी का रेट फिक्स है, उतने में ही खरीदना है। कुर्सी खरीदने जाता है तो कुर्सी का रेट फिक्स है, उतना उसको देना है। वो रेट कौन फिक्स करता है? जो उसको बनाता है वो रेट फिक्स करता है, मिनिमम इतने में ये बिकेगा। हम किसान फसल पैदा करते हैं, क्या हम भी आज तक रेट फिक्स कर पाए किसी फसल का कितने में ये बिकेगा? हम खरीदने जाते हैं पूछते हैं कितने में दोगे, और हम बेचने जाते हैं पूछते हैं कितने में लोगे हमारा। ये 75 साल से किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। किसान इतनी बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार है। किसान छोटी सी मांग कर रहे हैं, आप ही सरकार आप ही तय कर लो हमारी फसल कम से कम कितने में आप खरीद लोगे, उसकी गारंटी हमको दे दो। किसान इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं, बड़ी बात बहुत नहीं कर रहे, मगर ये छोटी सी बात भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। भाषण करती है सरकार। क्या भाषण किया मोदी जी ने? फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। भाषण हो गया, किसान खुश हो गया, वोट दे दिया, क्योंकि ओबीसी तो किसान ही है। तो इसको हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इसको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दिखाने से ही पीले हो जाते हैं। तो हम लोग दिखाने से ही पीले हो जाते हैं। उन्होंने कहा फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हो जाएगी। हम लोगों ने मान लिया। हाँ ठीक है बंद करो। फरवरी 2022 निकल गया, फरवरी 2023 आ गया और बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। तो हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे चलो 2022 ना सही 2023 के बजट में कुछ मिल जाएगा किसानों को, मगर कुछ नहीं मिला किसानों को। हेल्थ बजट कम हो गया, एग्रीकल्चर बजट कम हो गया, एजुकेशन बजट कम हो गया। मतलब जो आम जनता की आवश्यकताएं हैं उस पर बजट कम हो गया। आम जनता की आवश्यकताओं का बजट कम हो गया। सरकार से किसानों का समझौता हुआ था कि एमएसपी गारंटी देंगे, मगर एमएसपी का नाम भी मुझे नहीं लगता निर्मला सीतारमण ने लिया। मैंने तो उनका भाषण सुना, मुझे कहीं नहीं सुनाई दिया कि उन्होंने एमएसपी का कोई नाम भी लिया। जाति आधारित जनगणना के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है, ओबीसी के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है, आदिवासियों के लिए स्कूल खोलेंगे इसका प्राविधान है। लेकिन जानकारी निकालने के बाद पता चला कि पिछली साल जो वादा किया था वही नहीं किया। पिछली साल जो बजट दिया था आदिवासियों के लिए वही खर्चा नहीं किया और फिर से घोषित कर दिया। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं देश बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। एमएसपी गारंटी किसानों को मिलना चाहिए। किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ में तो बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं किसान, क्योंकि किसान लोन लेता है, नहीं जमा कर सकता है तो इतना उसको टार्चर करती है सरकार कि उसको आत्महत्या करना पड़ता है। अडानी का क्या होगा? अडानी की 10 रुपए की कीमत को अडानी ने कहा 100 रुपए है हमारी, वैल्यूएशन बढ़ाया, वैल्यूएशन बढ़ा करके लोन लिया, अपने शेयर का वैल्यू बढ़ाया फर्जी तरीके से। अब वो सारी पोल खुल गई तो उनका डाउन हो गया पूरा मामला। अब डाउन हो गया तो आपकी LIC ने भी उनसे शेयर लिया है, आपके SBI ने उनसे शेयर लिया है, तो ये भी डूब रहे। अब सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार किसानों को क्यों ये लोग मारना चाहते हैं? किसान मरेगा तभी तो अडानी को जमीन मिलेगी, किसान नहीं मरेगा तो अडानी को जमीन मिलेगी नहीं। 3 कानून तो इसीलिए लाए थे कि अडानी को जमीन मिले, उसके लिए अडानी ने गोदाम भी बना लिए थे, मगर किसानों ने शहादत दिया, इतना कड़ा संघर्ष किया, इसकी वजह से वो कानून वापस लेने पड़े। तो ये चाहते हैं हर चीज अडानी और अंबानी को दे दिया जाए। मोदी जी का भाषण 14 का याद होगा, देश नहीं बिकने दूंगा। तो सबको लग रहा कांग्रेस वाले कुछ बेच दिए थे, अब चलो मोदी जी आ गए तो बच जाएगा। तो मगर अभी मोदी जी ने कसम खा लिया है कि बचने ही नहीं दूंगा, देश नहीं बचने दूंगा। जब तक एक एक चीज अडानी अंबानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो एक एक चीज बेच रहे हैं। अब इस बेचने में हो क्या रहा है?
एक तो सरकारी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है। भारत के अंदर भारत है, कल ऐसा खोजना पड़ सकता है। ये काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये सही बात कह रहा हूं, क्योंकि जब हर सरकारी ही ना भारत है, जब हर सरकारी प्राइवेट हो जाएगा। आज 200 करोड़ में कोई चीज अडानी ने खरीदा, कल अमेरिका की कोई कंपनी अडानी को संपर्क करेगी, कहेगी हम 500 करोड़ देते हैं अडानी को। अडानी को मुनाफा के लिए तो बिजनेस करता है ना, बिजनेसमैन, तो 500 करोड़ में देगा अमेरिका की कंपनी को, नहीं देगा। और अगर 500 करोड़ में अमेरिका की कंपनी को दिया तो भारत की धरती पर अमेरिका की धरती हो गई कि नहीं हो गई? भारत की धरती पर अमेरिका की धरती, ब्रिटेन की धरती, चाइना की धरती, श्रीलंका की धरती, सारा हो जाएगा। तो भारत के अंदर भारत कहाँ रहेगा? भारत के अंदर भारत कहाँ रहेगा? इस स्थिति में देश को ले जाया जा रहा है। और इन सबके बीच हम लोग कह रहे हैं 52 को 52 टक्का मिलना चाहिए। अरे जो मिल रहा वही खत्म हो जाएगा, हो गया है लगभग। आप बताओ रेलवे कितनी नौकरी देती थी, टेलीफोन कितना नौकरी देता था, आज है नौकरी? क्यों नहीं? प्राइवेट में जा रहा है, ठेकेदारी करता नहीं जा रहा है। निजीकरण पर तो थोड़ा चर्चा हो रही है, रिजर्वेशन 0 हो रहा है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। हम रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा बढ़ाया जाना चाहिए, उधर 0 हो रहा है। निजी क्षेत्र में तो रिजर्वेशन है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर खत्म मतलब रिजर्वेशन खत्म। तो SC ST OBC का रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको लेकर भी यात्रा चला रहे हैं। निजीकरण बंद होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तमाम चीजों का। जिनका निजीकरण किया गया उनका राष्ट्रीय